अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं कि खला में मौजूद गर्दो गुबार के बड़े बड़े बादलों की वजह से सितारों की रोशनी पर क्या असर पड़ता है। हम नेबुला के टॉपिक के बारे में पहले जान चुके हैं। खला में सितारों के दरमियान जो स्पेस होती है उसको हम इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। अब इंटरस्टेलर स्पेस में बहुत बड़े बड़े डस्ट क्लाउड्स होते हैं, यानी कि गर्दो गुबार के बड़े बड़े बादल होते हैं जिनको हम इंटरस्टेलर डस्ट क्लाउड्स कहते हैं। अब ये जो इंटरस्टेलर डस्ट क्लाउड्स हैं, इनकी वजह से स्टार्स की रोशनी पर और स्टार्स की जो ज़ाहरी चमक है उस पर क्या इफेक्ट्स पैदा होते हैं, आज हम वो सीखने जा रहे हैं। तो बेसिकली जब हमारे फल्कियात किसी भी दूरबीन की मदद से खला में जब मुशाहिदा करते हैं, या कोई भी आम इंसान अगर दूरबीन की मदद से खला में नज़र दौड़ाए या मिल्की वे गैलेक्सी का मुशाहिदा करे, तो वो ये देखेगा या देखेगी कि कुछ ऐसी जगह हैं स्पेस में जहाँ पर स्टार्स का गैप है, यानी कि जहाँ पर स्टार्स की कमी है। जिस तरह आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास मिल्की वे गैलेक्सी की ही एक पिक्चर है, और अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर में एक ऐसा रीजन है जिसमें स्टार्स मौजूद नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ स्टार्स मौजूद नहीं है। बेसिकली यहाँ पे एक गर्दो गुबार का बहुत बड़ा बादल मौजूद है जो अपने बैकग्राउंड में मौजूद स्टार्स की रोशनी को ब्लॉक कर रहा है। इस इंटरस्टेलर डस्ट क्लाउड का नाम बर्नार्ड 68 है, और ये ऐसे बादलों की जो एग्जाम्पल्स है उसमें ये सर फहरिस्त है। तो इस तरह आप ज़रा देखें कि इन बादलों की वजह से जो कि मिल्की वे गैलेक्सी में या दूसरी गैलेक्सियों में भी मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये सितारों की रोशनी को जज़ब कर लेते हैं, और महसूस यूँ होता है कि उन जगहों पर स्टार्स मौजूद ही नहीं हैं। हालांकि मौजूद होते हैं, लेकिन इन गर्दो गुबार के बड़े बड़े बादलों की वजह से स्टार्स की जो रोशनी है वो हम तक नहीं पहुंच पाती, और फिर लगता है ऐसा है कि वहाँ पर स्टार्स का गैप है, वहाँ पे सिर्फ एम्प्टी स्पेस है। इसी तरह हमारे पास एक और काफ़ी मशहूर नेबुला है जिसको हम हॉर्स हेड नेबुला कहते हैं। हॉर्स हेड नेबुला से इसलिए कहते हैं कि आप गौर कर सकते हैं यहाँ पे इस नेबुला के अंदर कैसा गैशियस स्ट्रक्चर है, जिसकी जो शक्ल है वो घोड़े के सर जैसी है। तो इस निस्बत से, इस मुनासबत से हम इस नेबुला को, इस गैस के बादल को हम हॉर्स हेड नेबुला कहते हैं। अभी जो हॉर्स हेड नेबुला है ये भी एक इंटरस्टेलर डस्ट क्लाउड की एग्जांपल है, और आप गौर कर सकते हैं कि ये काफ़ी जो है डार्क है, और इन क्लाउड्स को हम डार्क क्लाउड्स भी कहते हैं इल्म फल्कियात में। और ये क्या करते हैं कि ये अपने पीछे मौजूद जो स्टार्स की रोशनी है वो उसको जज़ब कर लेते हैं, और फिर उन स्टार्स की रोशनी हम तक नहीं पहुंचती, और फिर हमें ये धोखा हो सकता है कि उस जगह पर स्टार्स मौजूद ही नहीं है। इस नेबुला के साथ एक और नेबुला मौजूद है कि आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ। दिस इज फ्लेम नेबुला, ठीक है। तो इसकी शक्ल जो है वो एक जलते हुए आग के शोले जैसी है, तो इस मुनासबत से इसे फ्लेम नेबुला कहते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऐसे गर्दो गुबार के बादलों की जो सितारों की रोशनी को जज़ब कर लेते हैं, या बिखेर देते हैं, या सितारों की रोशनी को मदम कर देते हैं। तो इन डस्ट क्लाउड्स की वजह से जो सितारे हैं उनकी रोशनी पर तीन किस्म के इफेक्ट्स पैदा होते हैं। नंबर वन ये है कि ये जो गर्दो गुबार के बादल हैं
वो सितारों की रोशनी को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, जज़ब कर लेते हैं, और ऐसे प्रोसेस को हम एस्ट्रोफिजिक्स में, इल्म फल्कियात में इंटरस्टेलर एक्सटिंक्शन कहते हैं। नंबर 2, इन बादलों की वजह से जो सितारों की रोशनी है वो थोड़ी सुर्ख सुर्ख दिखाई देती है, और इस अमल को हम इंटरस्टेलर रेडनिंग कहते हैं। और ये रोशनी क्यों सुर्ख होती है इसकी वजाहत हम आगे देखेंगे। नंबर 3, इन गर्दो गुबार के बादलों की वजह से सितारों की रोशनी जो है बिखर जाती है, उसकी स्कैटरिंग होती है, और इस प्रोसेस को हम इंटरस्टेलर स्कैटरिंग कहते हैं। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि इन प्रोसेसेस में एक्चुअली होता क्या है। पहले हम देखते हैं इंटरस्टेलर एक्सटिंक्शन को। Interstellar extinction is the dimming of starlight due to the presence of dust in the interstellar medium along the line of sight। यानी कि हमारी नज़र की सीध में, हमारी नज़र, हमारी आंखों और उन स्टार्स के दरमियान उस सीध में, हमारी लाइन ऑफ साइट के बीच में अगर कोई डस्ट का बादल आ जाए तो उसकी वजह से उन सितारों की जो रोशनी मध्यम होती है, डिम होती है, उसको हम कहते हैं इंटरस्टेलर एक्सटिंक्शन। अब हमने देखना है कि इस एक्सटिंक्शन की वजह से हमने जो डिस्टेंस मॉडुलस की इक्वेशन पढ़ी थी, जिसमें हम अपेरेंट मैग्नीट्यूड और एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड की मदद से स्टार्स तक का फासला निकालते हैं, तो उस इक्वेशन में इस अमल की वजह से क्या रद्द-बदल आता है, क्या चेंजिंग हमें लानी पड़ती है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुने तो उसे ज़रूर देखें, और उन लेक्चर्स को देखे और समझे बगैर ये लेक्चर आपके लिए समझना काफ़ी मुश्किल होगा। तो हम फर्स्ट करते हैं, हमारे पास उस इंटरस्टेलर गैस क्लाउड का एक क्रॉस सेक्शन है, एक पार्ट है जिसकी जो विड्थ है वो L है, और जिसमें जो पार्टिकल्स की या डस्ट के पार्टिकल्स की जो नंबर डेंसिटी है, यानी कि एक गिवन वॉल्यूम में जो उनकी तादाद है वो कैपिटल N है, और उन पार्टिकल्स का जो क्रॉस सेक्शन है या क्रॉस सेक्शनल एरिया आप कह सकते हैं, वो हमने सिग्मा से डिनोट किया। जो सिंबल है इसको हम सिग्मा कहते हैं। तो अब हमने देखना ये है कि जो रोशनी की शिद्दत है, जिसको हम आई से शो करते हैं, आई स्टैंड्स फॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रोशनी की शिद्दत, वो इन गैस के बादलों में एंटर होने से पहले क्या थी और बाद में क्या होगी। ऑफ कोर्स बाद में वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन कितनी कम होगी हमने उसकी एक मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो निकालनी है, और उसको हमने पुट करना है हमारे जो डिस्टेंस मॉडुलस की इक्वेशन थी उसमें हमने पुट करना है और देखना कि क्या चेंजिंग आती है। तो ये जो आ रही है ये आपको शो कर रही है कि जो रोशनी एंटर हो रही है उस गैस क्लाउड में, उस डस्ट क्लाउड में, उसकी इंटेंसिटी क्या है, हम उसको कह देते हैं आई इन, और जो निकल रही है उसको हम कह देते हैं आई आउट। ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि आई इन है और आई आउट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट गोइंग इनटू द क्लाउड एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग आउट ऑफ द क्लाउड, इनमें क्या जो है वो मैथमेटिकल रिश्ता है, मैथमेटिकल रिलेशन है। तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं, आई आउट इज इक्वल टू आई इन इंटू एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर माइनस टाउ। अब याद रखिएगा, अगर किसी भी वेव की इंटेंसिटी कम हो तो उस एक्सपोनेंशियल डिके को डिनोट करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज करते हैं, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। जो लोग थोड़ी बहुत फिजिक्स जानते हैं वो इसको समझते होंगे। और अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में नेगेटिव हो, दैट मीन्स वो जो वेव है वो एक्सपोनेंशियली डिके कर रही है, यानी कि उसकी जो शिद्दत है उसमें जो है वो वक्त के साथ साथ डिक्रीज आ रहा है। अब ये जो टाउ सिंबल है ये किसके इक्वल होता है, नंबर डेंसिटी टाइम्स क्रॉस सेक्शन टाइम्स विड्थ ऑफ द, इसमें जो हमारे पास विड्थ है उसको हम ऐसे डिनोट करें। अब अगर हम इस आई उठाकर उधर ले तो क्या बन जाएगा, आई आउट बाय आई इन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग आउट ऑफ द क्लाउड बाय इंटेंसिटी ऑफ लाइट गोइंग इनटू द क्लाउड, दैट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन रेज टू द पावर माइनस टाउ। अब इस इक्वेशन को अगर हमने
मैग्नीट्यूड्स की फॉर्म में अगर हमने लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, आपको अगर याद होगा तो हमने लिखा था m1 माइनस m2, लेकिन यहाँ हम लिखेंगे m आउट माइनस m इन, दैट इज इक्वल टू माइनस 2.5 लॉग एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस टाउ। इस सिंबल को हम टाउ पढ़ते हैं। अब लॉग की प्रॉपर्टी पावर को लिख सकते हैं शुरू में, तो हम लिखेंगे, और अगर हम 2.5 को log e से करें मल्टीप्लाई, log e की वैल्यू होती है तकरीबन 0.434। अगर आप 0.434 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है 1.086। अब ये जो 1.086 टाउ है, ये हमारे पास एक्सटिंक्शन का फॉर्मूला है, ये हमारे पास एक्सटिंक्शन की आप कह सकते हैं फैक्टर है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। अभी जो ए का फैक्टर है, जो एक्सटिंक्शन का फैक्टर है, यानी कितने गुना रोशनी मदम हुई है उस गर्दो गुबार के बादल में से गुजरने के बाद, इस फैक्टर को हम जब पुट करेंगे अपनी मैग्नीट्यूड की इक्वेशन में, जिसको हम डिस्टेंस मॉडुलस भी कहते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, m माइनस एम इक्वल्स 5 log d माइनस 5 प्लस a। सो दिस इज आवर मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ स्टेलर मैग्नीट्यूड, जब हम एक्सटिंक्शन का जो फैक्टर है वो भी इसमें ऐड करते हैं। तो अगर हम ये एक्सटिंक्शन का फैक्टर ऐड नहीं करेंगे और इसके बगैर हम डिस्टेंस निकालेंगे स्टार्स तक का, तो हमारे पास जो आंसर है वो गलत आएगा, क्योंकि रास्ते में उस स्टार की रोशनी का कुछ पोर्शन जो है अब्जॉर्ब हो रहा है, यानी कि हमें वो अपनी एक्चुअल ब्राइटनेस से कम ब्राइट नजर आ रहा है। तो अगर हम बगैर एक्सटिंक्शन के उस तक का फासला निकालेंगे तो हमारे पास हमेशा आंसर गलत आएगा, हमेशा फासला ज्यादा आएगा। ठीक है, तो इस चीज को ठीक करने के लिए हमें इसमें एक्सटिंक्शन का फैक्टर ऐड जो है वो करना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरस्टेलर रेडनिंग को। अब रेडनिंग क्या होती है, होता ये है कि जब किसी स्टार की जो लाइट है, अब लाइट में कुछ पोर्शन ब्लू होता है, कुछ रेड होता है। अब जो ब्लू लाइट होती है, चूंकि उसकी जो वेव लेंथ है वो शॉर्ट होती है, और जितनी वेव लेंथ शॉर्ट होती है लाइट की, तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो उतना ही इसको अब्जॉर्ब करते हैं या उतना ही इसको स्कैटर करते हैं। दूसरे अल्फाज में, जो ब्लू लाइट होती है उस पर गर्दो गुबार का असर ज्यादा होता है बनिस्बत रेड लाइट के। तो जब किसी भी स्टार की रोशनी गुजरेगी किसी भी गर्दो गुबार के बादल में से, तो होता ये है कि जो ब्लू लाइट है वो या अब्जॉर्ब हो जाती है या स्कैटर हो जाती है, जबकि जो रेड लाइट है, जो रेड पोर्शन है उस स्टार की लाइट का, वो बगैर किसी मसले मसाइल के उस डस्ट क्लाउड में से पास कर जाता है। इसका मतलब ये है कि हम तक उस स्टार की जो ब्लू लाइट है, उस स्टार की लाइट का जो ब्लू पोर्शन है वो नहीं पहुंचता, हम तक सिर्फ उस स्टार की लाइट का जो रेड पोर्शन है वो पहुंचता है। इस वजह से क्या होता है कि हमें वो जो स्टार है, हमारी आंखों को जो स्टार है, वो अपनी एक्चुअल जो उसका रंग है उससे थोड़ा सा रेड दिखाई देता है। तो इसको हम कहते हैं इंटरस्टेलर रेडनिंग। इसका आपको खुद भी आइडिया होगा, जब धुंध का मौसम होता है तो हम जो फॉग लाइट्स यूज करते हैं गाड़ियों में, वो यहाँ रेड होती है या येलो होती है। उसकी भी रीजन ये है क्योंकि जो रेड लाइट होती है वो गर्दो गुबार में से और धुंध में से इजीली पास हो सकती है। अब हमने मैथमेटिकली देखना है कि हम रेडनिंग को किस तरह जो है वो रिलेट करते हैं स्टार के एक्चुअल कलर के साथ। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हम किसी भी स्टार का जो रंग है उसको हम b माइनस वी इंडेक्स में मापते हैं। अब हमने देखना है कि जब स्टार की रोशनी में रेडनिंग आएगी तो उसके b माइनस वी इंडेक्स पे क्या असर पड़ेगा। इसको हम लिखते हैं E इंटू बी माइनस वी, दैट इज इक्वल टू b माइनस वी माइनस b माइनस वी नॉट। अब ये जो E है ये शो कर रहा है रेडनिंग को, यानी कि कितना उस स्टार की लाइट में रेडनिंग का इफेक्ट आएगा, दैट इज इक्वल टू b माइनस वी। ये वो कलर है जो हम मापते हैं, हम मेजर करते हैं, माइनस b माइनस वी नॉट जो उसका ट्रू कलर है, ठीक है, जो उसका एक्चुअल कलर है। तो जब हम
इन दोनों क्वांटिटीज को हम माइनस करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे, तो हमारे पास जो रेडनिंग का फैक्टर है वो आ जाएगा। दूसरी बात ये कि जितनी ज्यादा एक्सटिंक्शन होगी उतनी ही ज्यादा रेडनिंग भी होगी, यानी जितनी ज्यादा लाइट स्टार की अब्जॉर्ब होगी, मदम होगी, उतनी ही ज्यादा वो रेड भी होगी। इट मींस रेडनिंग में और एक्सटिंक्शन में एक मैथमेटिकल रिलेशन है और उसको हम लिखते हैं ए, और हमारे पास सबस्क्रिप्ट में वी है, यानी कि दिस इज द एक्सटिंक्शन मेजर्ड इन द वी बैंड, दैट इज इक्वल टू 3.2 इनटू द रेडनिंग फैक्टर। तो ये वो इक्वेशन है हमारे पास जिसकी मदद से हम एक्सटिंक्शन और रेडनिंग को रिलेट करते हैं। थर्ड हमारे पास जो है प्रोसेस दैट इज इंटरस्टेलर स्कैटरिंग। अब जो डस्ट क्लाउड्स हैं वो ना सिर्फ सितारों की रोशनी को अब्जॉर्ब करते हैं बल्कि बखेरते भी हैं। दे नॉट ओनली अब्जॉर्ब लाइट बट स्कैटर इट एज वेल। अब होता ये है कि जब डस्ट क्लाउड में से स्टार की रोशनी जो है पास करती है, अब जैसा कि मैंने पहले बताया स्टार की जो रोशनी है उसमें कुछ पोर्शन ब्लू होता है, कुछ रेड होता है। अब जो ब्लू लाइट है चूंकि उसकी वेवलेंथ कम होती है और जितनी वेवलेंथ कम हो रोशनी की उतनी ही वो स्कैटर होती है। तो होता ही है कि जब वो रोशनी स्टार की गुजरती है डस्ट क्लाउड में से जो ब्लू लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होती है और स्कैटर हो जाती है, जबकि जो रेड लाइट है वो इजिली उसमें से ट्रांसमिट हो जाती है। अब जब ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट होती है और स्कैटर होती है तो उससे क्या होता है कि वो जो गर्दो गुबार का बादल है वो ब्लू लाइट में ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। इट स्टार्ट्स ग्लोइंग इन ब्लू लाइट, और उसकी एक एक्चुअल इमेज मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, डेट इज मैसियर 78। इस गर्दो गुबार के बादल का नाम मैसियर 78 है। इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नाम होते हैं इन ऑब्जेक्ट्स के ये हम कैसे रखते हैं। आप यहाँ गौर कर सकते हैं, यहाँ पे सेंटर में आपको ये जो ब्लू पोर्शन नजर आ रहा है ये बेसिकली इंटरस्टेलर स्कैटरिंग की वजह से है। इस गर्दो गुबार के बादल के अंदर या उसके पीछे जो गरम गरम सितारे हैं उनकी जो ब्लू लाइट है जब इसमें से गुजरती है तो वो बिखर जाती है, स्कैटर हो जाती है, जिसकी वजह से इस गर्दो गुबार के बादल को इस तरह का ब्लू रंग मिलता है, ब्लू ग्लो मिलता है। और इस तरह के गर्दो गुबार के बादल को हम रिफ्लेक्शन नेबुला कहते हैं। होपफुली फ्यूचर में हम जब नेबुला के टॉपिक पर आएंगे डिटेल में तो हम देखेंगे कि जो नेबुलाज होते हैं, जो गर्दो गुबार के बादल होते हैं, उनकी कितनी टाइप्स होती हैं। इस वीडियो में इस लेक्चर में हमने दो टाइप्स को देखा। डार्क नेबुला जो कि इतना डेंस होता है कि वो रोशनी को अब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा हमने देखा रिफ्लेक्शन नेबुला, जिसमें से जब रोशनी पास करती है तो स्कैटरिंग की वजह से वो ब्लू लाइट में ग्लो करते हैं। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे परमिशन दीजिए। अल्लाह हाफिज़।